हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं वर्ल्ड मैप के बारे में चर्चा करूंगा। मैं इंडियन मैप को यहीं पे समाप्त कर दे रहा हूँ, यहीं पे विराम ले रहा हूँ। ठीक है, आज से मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। मैंने कुछ हद तक मैंने 2 क्लास में ले पाया था वर्ल्ड मैप का, इसके लिए मैं आप लोगों को माफ़ी का शुक्रगुजार हूँ। मैं आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा वर्ल्ड मैप के बारे में। समझ में आ रहा है? इंडियन मैप को मैं 25 क्लास लेके छोड़ दिया हूँ और वर्ल्ड मैप को भी हमको लग रहा है कि 25 क्लास तक ले जाके तब फिर मैं इंडियन मैप को चालू कर दूँगा। आई बस उसके बाद दो ही टॉपिक मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप के बिना जाने हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं चर्चा कर पाएंगे। ये उसमें एक खासियत होती है। जब तक मैं आप लोगों को पूरा आसियान देश के बारे में, सार्क देश के बारे में एकदम बहुत अच्छे तरीक़ों से मैं जब तक मैं आप लोगों को इससे परिचित नहीं करा दूँगा तब तक मैं इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को भी नहीं पढ़ाऊँगा। क्योंकि पढ़ाऊँगा तो भी आप लोगों को क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। आज का मेरा मुद्दा है क्या, वर्ल्ड मैप। क्या वर्ल्ड मैप है? विश्व मानचित्र। समझ में आ रहा है? क्लास नंबर 3 है वर्ल्ड मैप, या हम कहते हैं विश्व मानचित्र। विश्व मानचित्र देखिए, मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ हद तक मैंने आप लोगों को वर्ल्ड मैप के बारे में मैं बता दिया था। मैंने मार्क केली के बारे में बताया था। किसके बारे में? मार्क केली के बारे में मैंने बताया था एटलस क्या होता है। ऐसा किताब होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मैप होते हैं। एक ऐसा किताब जिसमें क्या केवल नक्शा ही नक्शा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। आई बात समझ में? ए बुक इज कॉल्ड क्या होता है, एटलस होता है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, ये जो एटलस जो होता है, मार्केली जो थे क्या एटलस की जन्मदाता थे। आई बस उन्हीं के नाम पर क्या बना, एटलस बना। मार्केली ने और भी मैंने चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। क्या क्या चीज़ों के बारे में मैंने बताया था कि ये बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, यानी कैसा किताब जिसमें बहुत सारे क्या नक्शा ही नक्शा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद से मैंने एक चीज़ और बताया, मार्केली के बारे में बताया। तो मार्केली जो था, आई बस समझ में, मार्केली ने क्या किया, इसका नाम दिया था। आप लोगों ने देखा होगा, यूनान देश वालों में आप लोग देखे होंगे, पृथ्वी की बोझ को क्या किया, उठाया हुआ। क्या हुआ, एक बहुत बड़ी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को क्या अपने कंधों पे क्या उठाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? जब पृथ्वी को जब कंधों पर क्या किया, उठाए हुए हैं, तो देखिए एटलस साइकिल वगैरह पे ऐसे ऐसे उठाए हुए हैं। आई बात समझ में? उठाए, उन्हीं के नाम पर उन्हीं को क्या कहा गया, एटलस कहा गया। और उनको ग्रीक भाषा में क्या कहा, एटलस की देवता कहा जाता है। किसको? मार्केली को क्या कहा जाता है ग्रीक भाषा में, एटलस की देवता। समझ में आ रहा है? मार्केली को मैंने क्या बताया था, ग्रीक भाषा में एटलस की देवता। जैसे एक तरह की अपवाद है। अपवाद में आप लोग ये भी सुने होंगे, हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं, नाग बाबा के फट्टे पर पृथ्वी रुकी हुई है। सुने होंगे कि नहीं? बुजुर्ग लोग कहते हैं जब नाग बाबा के फट पर क्या पृथ्वी रुकी हुई है। उसी तरह से यूनान में भी एक तरह से उनको दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? तो पृथ्वी के भार को क्या किया, उठाए हुए हैं, और एक प्रकार के क्या है, एक देवता। आई बस समझ में? पृथ्वी के भार को क्या किए हैं, उठाए हुए हैं, एक प्रकार के क्या है, वो देवता है। उन्हीं को क्या कहते, उन्हीं के नाम पर एटलस के नाम पर वो बनाया गया। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि नाग बाबा के फट पे पृथ्वी रुकी हुई है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ जो आप लोगों ने सुना होगा। नाग बाबा की फट पे जो पृथ्वी रुकी हुई है, आप लोगों ने सुना होगा। जब कभी कभी भूकंप आता है, समझ में आ रहा है, क्या आता है, भूकंप, तो लोग क्या कहते हैं, नाग बाबा की फट्टे पर नाग बाबा क्या कर रहे हैं, करवट ले रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरह आपको समझ में आ रहा है, उसी के नाम पे मार्केली ने क्या किया, एटलस को बनाया था। मैंने एटलस के बारे में मैंने यहाँ तक आप लोगों को क्या किया था, चर्चा किया था। मैंने ये भी बताया था, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिकल मैप और ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप क्या होता है, उसमें भरा जाता है। मैंने पॉलिटिकल मैप के बारे में बताया था, किसी चीज़ या किसी स्थान को, किसी देश की सीमा या किसी राज्य की सीमा को क्या किया, दर्शाया जाता है। वैसे मैप को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। उसके बाद से मैंने बताया था फिजिकल मैप में जैसे नदी वगैरह, पहाड़ वगैरह, पठार वगैरह, मैदान वगैरह जो भी भाग आते हैं वो क्या आते हैं, फिजिकल मैप है। समझ पा रहा है? मैं ये भी बता दूँ, अनपढ़ और गंवार के लिए पॉलिटिकल मैप है, जो बुद्धिमान समझदार लोग हैं वो फिजिकल मैप पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? फिजिकल मैप को समझना बहुत कठिन होता है।
मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। किसके बारे में? फिजिकल मैप के बारे में। उसके बाद थीमेटिकल मैप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। थीमेटिकल मैप में क्या क्या आता है? ब्लैक मैप आता है। ब्लैक मैप क्या होता है? खाली होता है। ब्लैक मैप क्या होता है? खाली होता है। और थीमेटिकल मैप के बारे में जैसे मान लीजिए रेलवे हो गया, रोडवे हो गया, उसके बाद से वायु मार्ग हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। वो सब क्या होता है? थीमेटिकल मैप में आता है। उसके बाद ब्लैक मैप आता है। तो ब्लैक मैप में आप लोगों को पता है उसमें आप क्या करते हैं? खुद भरते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया था। उसके बाद से मैंने बताया था कि ये गोला है। ये क्या है? गोला। ये क्या है? गोला। इसको हम क्या कहेंगे? गोला। इसको हम कहेंगे स्फीयर। इसको हम क्या कहेंगे? स्फीयर। इस गोले को मैंने दो भागों में बांट दिया। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को। ऊपर वाले को हम कहेंगे गोलार्ध। क्या कहेंगे? गोलार्ध। और नीचे वाले को भी हम क्या कहेंगे? गोलार्ध। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था। ऊपर वाले को हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, समझ में आ रहा है? नीचे वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को मैंने कहा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहा दक्षिणी गोलार्ध। ये जो बीच का जो लाइन होता है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, समझ में आ रहा है? इसे डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर क्या होती है? गुजरती है। लेकिन बबुआ ये हिंदी शब्द है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? हिंदी शब्द है। हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है? भूगोल पढ़ रहे हैं। इसको इक्वेटर या इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश होती है, समझ में आ रहा है? इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश, समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। आई बात समझ? 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहेंगे। आई बात समझ रहे? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब हम जो भारत, हमारा जो इंडियन एशिया जो है आती है पूरा यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है? एशिया आती है, भारत आता है। हम लोग किसमें स्थित है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग क्या है? स्थित है, समझ में आ रहा है? इंडिया। मैंने यहाँ तक आप लोगों को चर्चा किया था। इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसको नोट कर लीजिए। तुरंत मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूँ। समझिए। अब मैं आगे आप लोगों को मैं बढ़ रहा हूँ। अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? देखिए, हमारी जो पृथ्वी क्या है? जियोड है। पृथ्वी हमारी क्या है? जियोड। पृथ्वी का आकार क्या है? जियोड है। जियोड मतलब क्या होता है? पचकी धचकी। पचकी धचकी। पचकी धचकी। जियोड का मतलब क्या होता है? पचकी धचकी। मैंने ये सब चीजों के बारे में नहीं बताया था। हमारी पृथ्वी क्या है? जियोड की तरह है। ये क्या है? पचकी धचकी। हमारी पृथ्वी क्या है? पचकी धचकी। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं इसमें। अब ये तो मैंने बताया था विषुवत रेखा। इसको मैंने इक्वेटर कहा। इसको मैंने क्या कहा? विषुवत रेखा। इसको मैंने क्या कहा? विषुवत रेखा, या इसी को मैंने कहा 0 डिग्री अक्षांश, समझ में आ रहा है? इसको मैं इक्वेटर लिख दे रहा हूँ। मैं अब डायरेक्ट आप लोगों को वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद एक ऊपर की रेखा होती है, एक क्या होती है? नीचे होती है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को समझना है। ऊपर वाली रेखा को हम कर्क कहते हैं। ऊपर वाली रेखा को कर्क कहते हैं। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। आई बात समझ में? नीचे वाले को मकर रेखा। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कर्क रेखा। नीचे वाले को क्या कहेंगे? मकर रेखा। मकर रेखा। ऊपर वाले को कर्क रेखा, नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा है, और इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ऊपर है ना,
ऊपर है तो उत्तर है तो नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ। आई बात समझ में? ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है। आई बात समझ में? अब देखिए जो बीच का जो क्षेत्र होता है, विषुवत रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है क्या होता है, बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है। विषुवत रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है बहुत ही क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है। आई बात समझ में? मैंने यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया था, उसके बाद मैं एक और बता दे रहा हूँ। छोटा सा समझ में इसे। अब मैं इसको और भागों में डिवाइड कर दे रहा हूँ, और भी भागों में इसको क्या कर रहा हूँ, बांट दे रहा हूँ। आई बात समझ में? देखो मैंने ऐसे बांट दी। अब मैं बता ऊपर आर्कटिक, नीचे अनआर्कटिक। ऊपर क्या हो जाएगा आर्कटिक, नीचे क्या हो जाएगा अंटार्कटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं इसको हम क्या कर दूँ इक्वेटर, इसको कर दूँ विषुवत, विषुवत रेखा। नीचे वाला क्या कर दूँ मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखो ऊपर जो है इसको हम क्या कर दो कर्क रेखा, क्या लिखो कर्क रेखा। उसके बाद इसको हम क्या दो आर्कटिक, आर्कटिक। समझना? इसको अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। समझना? ये क्या है अंटार्कटिक। अब देखिए मैंने बताया था 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या है ऊपर क्या है, ये देखिए ये 23.5 1/2 क्या है, नीचे आएगा फिर क्या हो जाएगा साउथ, ऊपर रहेगा तो 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब मैं आप लोगों को बताऊँ फिर इसके ऊपर जो है आर्कटिक पे जाएंगे तो क्या होगा 66 1/2 क्या हो जाएगा नॉर्थ, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 66 1/2 साउथ। यहाँ तक मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। आई बात समझ में? मैंने यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया अंटार्कटिक ऊपर क्या आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक ऊपर क्या, ऊपर अंटार्कटिक नीचे क्या अंटार्कटिक। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है क्या विषुवतीय रेखा का जो क्षेत्र होता है, विषुवतीय रेखा का जो क्षेत्र होता है इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। समझ में? ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की जो क्षेत्र होता है क्या होता है गर्म क्षेत्र होता है। इसको मैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट दीजिएगा। ऐसे मैं इसको बना दिया, विषुवत रेखा हो गया। आई बात समझ में? विषुवत रेखा हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा गर्म क्षेत्र। ये क्या है गर्म क्षेत्र, इसको हम कहते हैं क्यों विषुवत रेखा पे क्या होता है ज़्यादा क्या होती है गर्मी पड़ती है। मैंने इसके पहले ये भी बताया सूर्य यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर वहाँ जाते हैं। इससे ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले चर्चा किया था। मैंने बैक वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये तो एक तरह से आप लोगों को क्या करो रिविजन करा रहा हूँ। ये क्या है गर्म क्षेत्र, ये क्या है गर्म क्षेत्र। क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होती है बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है, क्या होती है बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती है जो विषुवत रेखा जो क्षेत्र होता है। तो गर्म क्षेत्र को देखो होगा क्योंकि ये हिंदी शब्द है, लेकिन हम इसको जियोग्राफिकली जब शब्द में इसको लिखेंगे गर्म को हम क्या लिख देंगे उष्ण, गर्म को क्या लिख देंगे उष्ण, और क्षेत्र को क्या लिख देंगे कटिबंध। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा उष्ण कटिबंध। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा उष्ण कटिबंध। जो विषुवत रेखा पे होते हैं क्या होते हैं उष्ण कटिबंध। आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा उष्ण कटिबंध, क्योंकि बहुत गर्म क्षेत्र होता है। अब देखो यहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों क्या होती है सेम होती है, ऊपर और नीचे। बड़ी गर्मी ठंडी भी पड़ेगी और गर्मी दोनों पड़ेगी। समझ में आ रहा है? मैं इसको लिख दे रहा हूँ
यहाँ पे ठंडी भी पड़ेगी, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी होती है। यहाँ पर भी ठंड भी होती है प्लस क्या होती है, गर्मी भी होती है। मैंने ये भी बताया था। आगे मैं इसके बारे में और भी चर्चा करूँ बहुत तरीका से। ये ठंड गर्म, ठंड गर्म। देखो ठंड को हम क्या कहते हैं, शीत। ठंड को हम क्या कहेंगे, शीत। गर्मी को क्या कहेंगे, उष्ण। दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। दोनों को क्या मिल जाएगा, शीतोष्ण। समझ में आया, शीतोष्ण। इसको क्षेत्र को क्या कहेंगे, कटिबंध। ये वाला एरिया क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। वैसे यहाँ पर भी हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं शीत प्लस उष्ण। शीत प्लस क्या हो जाएगा, उष्ण। या इसी को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण। शीतोष्ण क्या नीचे लिख देंगे, कटिबंध। ये क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। बीच वाला उष्ण कटिबंध, ऊपर शीतोष्ण। अब देखो जो सबसे ऊपर या सबसे नीचे, यहाँ पे ठंडी क्या होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ से क्या होता है, तिरछा रेडिएशन उसका होता है, यहाँ तक उसकी प्रकाश नहीं जा पाती है। समझ में आया। और नीचे भी यहाँ पर भी आता है तो नीचे प्रकाश नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, ठंडा होता है। समझ में आया। यहाँ पर जो क्षेत्र क्या होगा, ठंडा होगा। समझ में आया। ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। शीत ठंडा से बहुत ही ठंडा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। नीचे वाले को भी क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। आई बात समझ में। ऊपर वाला आर्कटिक होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रसिया वगैरह जो होते हैं ना, बहुत ही लोग गोरे गोरे होते हैं। समझ में आता, लगता है छीलर मुर्गे की तरह लगते हैं। और ये वाले जो होते हैं, यहाँ पे विषुवत रेखा पे इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ के लोग बहुत ही काले काले होते हैं। जैसे हमारा कुछ साउथ का एरिया कुछ वहाँ पे क्या होता है, प्रभावित होता है, दक्षिणी भारत। उसके बाद से यहाँ पे श्रीलंका वगैरह आ गया। समझ में आता, उसके वेस्ट इंडीज आ गया। यहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ही काले काले होते हैं, एकदम बहुत करिया करिया होते हैं। समझ में आ रहा। और नीचे वाले भी क्या हो जाएंगे, गोरे, क्योंकि नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाएगा। अंटार्कटिक में मैं आप लोगों को बताऊँगा, सीरिया वगैरह जो आता है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो ये तो शीत वाले में भी यहाँ पर भी लोग क्या होते हैं, बहुत ही गोरे होते हैं। समझ में आ रहा है। बीच वाले में काले होंगे, यहाँ पे नॉर्मल होते हैं। जैसे हम लोग हमारा जो कुछ भाग है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ों में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। समझ में आ रहा है। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा तो सांवला ना तो ज़्यादा गोरा होते हैं। समझ में आ रहा है। वो नेचुरल प्राकृतिक पर ही क्या होता है, निर्भर करता है। इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आप लोग की चीज़ और बता दूँ। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में। समझ में आ रहा। यूपीएससी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करा दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन उसमें पूछा था, समझ में आ रहा कि शीतोष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती कहाँ, सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है, सबसे ये पूछा था। तो उसमें ऑप्शन दिया था आर्कटिक, आर्कटिक दिया था, अंटार्कटिक दिया था, उसके बाद उसमें दिया था टुंड्रा। उसमें क्या ऑप्शन दिया था, टुंड्रा था। तो अब देखो ठंडों में जो शीत कटिबंध है, ठंडों में भी ठंडा प्रदेश उसमें भी होता है। मैं इसको दो भागों में मैं बांट दे रहा हूँ। देखो पहले कैसे, ये थोड़ा ऊपर का, ये पूरा क्या हो गया, शीत कटिबंध। ये पूरा क्या हो गया, शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध में देखो ये पूरा क्या है, शीत कटिबंध है। पूरा क्या है, शीत कटिबंध। ये पूरा इलाका क्या है, शीत कटिबंध। नीचे भी क्या है, शीत कटिबंध। लिख दे रहा हूँ, शीत कटिबंध। ये भी क्या है, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या है, शीत कटिबंध। अब देखो बबुआ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। मैं देखो ये एक नंबर है,
ये क्या है 2 नंबर है, ये नीचे 1 नंबर है, ऊपर क्या इधर क्या 2 नंबर है। ऊपर वाले को हम कहते हैं टुंड्रा, है ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं टुंड्रा, टुंड्रा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं टेगा, टेगा। यहाँ पर भी वैसे क्या हो जाएगा टुंड्रा, नीचे वाले ऊपर, उसके बाद क्या हो जाएगा टेगा। अब देखो बबुआ ठंडों में भी ठंडा क्या है टुंड्रा। क्वेश्चन में दिया था, यूपीएससी के क्वेश्चन में दिया सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है, किस गोलार्ध में पड़ती है, समझ में आया, किस कटिबंध में पड़ती है, किस क्षेत्र में पड़ती है, ऐसे क्वेश्चन दिया था। उसमें शीत कटिबंध न दे करके टुंड्रा टेगा दिया था। बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए कि टुंड्रा टेगा में फर्क क्या होता है। देखो सबसे ऊपर, देखो जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, यहाँ पर भी जो सबसे नीचे हुआ ठंडी क्या होगी वहीं पे सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो ये जो टुंड्रा होता है, टुंड्रा में क्या होती है सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। टुंड्रा क्या होती है सबसे ज़्यादा ठंडी, सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, समझ में, सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है किसमें टुंड्रा में। अब इसके बाद से अब क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं होगा, कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा जब टुंड्रा दे देगा तो टुंड्रा मार देंगे, टुंड्रा न दे करके कभी कभी टैगा आ जाता है, टैगा टैगा देगा तो टैगा मारेंगे। टुंड्रा रहेगा तो ध्यान देना है, जो सबसे ऊपर के जो कोने वाला क्षेत्र होता है टुंड्रा होता है, यहाँ पर क्या होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है ठंडी पड़ती है, कड़ाकड़ाहट ठंडी पड़ती है। आई बात समझ में, बहुत ही ठंडी पड़ती है, समझ में, जिसमें इसको क्या कहते हैं टुंड्रा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं टुंड्रा कहते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब देखो बउआ एक टुंड्रा टेगा के बारे में नहीं आप लोगों को चर्चा करिए, सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है टुंड्रा में। उस तरह कटिबंध देगा तो दे देगा शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। तो हम क्या करेंगे शीत कटिबंध में हम टेक करेंगे, क्योंकि शीत कटिबंध से पूरा क्षेत्र शीत कटिबंध का होता है। और शीत कटिबंध को हमने 2 भागों में क्या किया डिवाइड किया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध 2 भागों में हमने क्या किया डिवाइड किया। पहले को हमने टुंड्रा कहा और सेकंड वाले को मैंने टेगा कहा, समझ में। मैंने क्या किया टुंड्रा और टेगा, ये क्या सबसे क्या ठंडा होता है, सबसे ठंडी, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पानी ठीक। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बाबा बड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ पृथ्वी को। ये क्या है इक्वेटर, इसको हम कहेंगे विषुवत। विषुवत देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है इससे, ये क्या है विषुवत रेखा है। अब मैं ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे। ये क्या हो जाएगा कर्क, ये क्या हो जाएगा मकर, ये मकर, ये क्या हो जाएगा कर्क, मकर रेखा, ये क्या कर्क रेखा।
आप समझिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, समझना है। यहाँ पे मेरा क्या है, इंडिया है। यहाँ पे क्या है, इंडिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, इंडिया। घर के बीचों बीच होकर यहाँ पर पूरा क्या है, इंडिया के पूरे पार्ट आते हैं, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, पूरा एशिया में आ जाएगा। आई बस ये क्या हो जाएगा, एशिया में आ जाएगा। इधर चाइना वाइना जो भी आता है थोड़ा और इधर बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक ठीक सही। ये पूरा हम कह देंगे क्या है, एशिया के अंतर्गत। क्या होता है, एशिया के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे जो जो देश आएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पे क्या होती है, मैंने बताया बहुत ही क्या होती है, गर्मी पड़ती है। विषुवत रेखा पे क्या होती है, बहुत ही गर्मी पड़ती है। मैंने आप लोगों को बताया क्या होती है, विषुवत रेखा पे बहुत ही क्या होती है, ठहाके की गर्मी होती है। समझ में आ रहा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया, यहाँ पे मैं छोटा सा मैप बना के आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ये तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक, ये मेरा इंडिया है, ये मेरा क्या है, भारत, इंडिया। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से बीचों बीच भाग से ऊपर क्या कर्क रेखा हो जाती है। ये क्या कर्क रेखा है, कर्क रेखा। अब आप लोग यहाँ से समझना है क्या है, कर्क रेखा। समझ में आ रहा है। और यहाँ से गुजरती है मेरा मकर रेखा, नीचे है, नीचे पड़ जाएगा। क्या हो जाएगी, मकर रेखा, जो श्रीलंका और लंका के जो पार्ट आएगा पूरा और नीचे ले जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मकर रेखा। ये कर्क रेखा है, क्या विषुवत इक्वेटर है। विषुवत रेखा, यह है विषुवत रेखा। और ऊपर क्या है, कर्क रेखा। और यहाँ पे छोटा सा क्या है, लंका, क्या श्रीलंका। अब देखिए मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा। ये श्रीलंका आ गया, ये क्या होगा, मकर रेखा हो गया। यहाँ से अब आप लोगों को समझना है, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए ये पूरा नीचे क्या है, इंडियन ओशियन। नीचे क्या होता है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ये क्या है, इंडियन ओशियन है। नीचे देखिए कितने, सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। सबसे ज़्यादा पानी भी है। सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र क्या होगा, ये विषुवत है। सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र एक विषुवत रेखा क्षेत्र होता है। ये क्या होता है, सबसे गर्म क्षेत्र भी है। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध। उसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र है। क्या है, उष्णकटिबंध। ये क्या है, उष्णकटिबंध है। क्योंकि देखो वही पूरा क्या है, ओशियन है, पूरा हिंद महासागर है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या, बहुत गर्मी भी पड़ती है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूरा ओशियन है, पूरा क्या है, ओशियन है, पूरा क्या है, सागर, ओशियन है। समझ में आ रहा है, महासागर है। इंडियन ओशियन है, इधर अरब सागर है, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे हम जानते क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जहाँ पे धूप ज़्यादा कड़ाके की पड़ेगी, क्या पड़ेगी, धूप जहाँ ज़्यादा कड़ाके की पड़ेगी। समझ में आ रहा है। तो ये तो साधारण सी बात है, जहाँ धूप सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे लोग क्या होंगे, बहुत काले काले होंगे। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। अब पानी देखिए, पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ पे पानी की क्या होती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। क्योंकि यही इधर इधर अफ्रीका भी आ जाता है, इसका कुछ कुछ भाग क्या होता है, अफ्रीका भी आ जाता है। तो पानी की तो कोई कमी नहीं रहती है। समझ में आ रहा है। जब पानी की कमी रहेगी तो वहाँ पेड़ की जड़ें क्या होती है, मजबूत होती है। जहाँ पे पानी की कमी नहीं होगी वहाँ पे पेड़ की जड़ें क्या होंगी, बहुत ही मजबूत होंगी। समझ में आ रहा है। अब कंपटीशन क्या होता है इसमें, धूप को लेकर होता है। समझ में आ रहा है। धूप को लेकर कंपटीशन होता है। तो पेड़ क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। पेड़ क्या होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होते हैं। अब जड़ें क्या होती है, मजबूत होती हैं। आप अफ्रीका के जंगलों वगैरह में जाएंगे, चाहे तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह, चाहे श्रीलंका वगैरह के आसपास के जो भी क्षेत्र आते हैं, जो क्या होते हैं, कर्क रेखा, जो विषुवत रेखा के आसपास में आते हैं, वहाँ पे पेड़ बहुत ही बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं और बहुत ही क्या स्ट्रांग होते हैं।
बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं, जड़ें मजबूत रहती है, पानी की कोई कंपटीशन नहीं रहता है, सूर्य के प्रकाश का जो लाइट का जो कंपटीशन रहता है, क्या होता है वो पेड़ बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे होते हैं। मैंने आप लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं, पूरी पानी का क्षेत्र है, पूरा क्या जल है, क्या है, जलमग्न है। जब जलमग्न रहेगा तो यहाँ पे पेड़ पौधे क्या होंगे, बहुत ही क्या होंगे, पानी की कोई कमी नहीं रहेगा। और यहाँ पे पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। समझ में आ रहा है? पेड़ भी लंबा लंबा पाया जाएगा, और शाखाएँ खूब पतली होती हैं। शाखाएँ क्या होती है, बहुत पतले पेड़ क्या होंगे, लंबे होंगे, और बड़े से क्या होंगे, शक्तिशाली पेड़ होते हैं। समझ में आ रहा है? पत्तियाँ क्या होती है, ज़्यादा चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ की पत्तियाँ क्या होती है, ज़्यादा चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। मैंने कब बताया, विषुवत रेखा पर स्थित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है। पहला मैंने बताया पानी को लेकर के क्या होता है, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कंपटीशन किस में होता है, धूप को लेकर के। कंपटीशन क्या होता है, धूप को लेकर के क्या होता है, यहाँ पे कंपटीशन होता है। आई बात समझ में? मैंने यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, पेड़ के पत्ते लंबे लंबे होंगे, पेड़ के तने पतले होंगे लेकिन स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, और पेड़ के पत्ते क्या होंगे, लंबे लंबे होंगे, पानी की कोई कमी नहीं होगी। ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, यच कर रहा हूँ। देखिए, विषुवत रेखा पर जो भी देश स्थित हो, समझ में आ रहा है? विषुवत रेखा पर जो भी देश हो, यहाँ पे जो पर्यावरण, जो प्राकृतिक जो वातावरण होगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दे रहा हूँ। प्राकृतिक वातावरण, यहाँ की जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? प्राकृतिक वातावरण के बारे में मैं आप लोगों को क्या कर दे रहा हूँ, चर्चा कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? देखो बबुआ, पूरा क्या है, ओशियन है। मैंने बताया विषुवत रेखा के नीचे पूरा ओशियन है, श्रीलंका के नीचे पूरा हिंद महासागर आता है। जब हिंद महासागर है तो भाई पानी की कोई कमी तो होगी नहीं, पानी की कोई कमी होगी नहीं होगी। अब देखो उसमें होता क्या, क्योंकि ज़्यादा धूप भी है, पानी भी ज़्यादा है। समझो पहले मेरी बात को, ज़्यादा धूप भी और पानी की मात्रा भी क्या होती है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 12 या 2 बजे के बीच में क्या होता है, 12 या 2 बजे के बीच में हमेशा क्या होता है, डेली क्या होती है, बारिश होती है। समझ में आ रहा है? 2 बजे से 4 बजे के बीच में क्या होती है, डेली क्या होती है, बारिश होती है। किस पर, विषुवतीय रेखा पर। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ तो 12 बजे से नहीं 2 बजे से 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, बारिश कहाँ होती है ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे, विषुवतीय रेखा पर। समझ में आ रहा है? डेली बारिश होगा यहाँ पे 2 बजे से 4 बजे के बीच। समझ में आ रहा है? 2 से 4 बजे के बीच में क्या हुई, डेली बारिश हो गया। लिख दे रहा हूँ। बजे के क्या होगी, बीच में क्या होगी, डेली क्या होगी, रैन होगी। डेली क्या होगी, रैन। समझ आ रहा? डेली क्या होगी, रैन पड़ेगी। यानी 2 और 4 बजे के बीच में डेली क्या होगी, बारिश होती है। समझ में आ रहा है? अब इसका रीजन आप लोग समझ जाइए। 2 बजे से 4 बजे के बीच में क्यों बारिश होती है, मैं आप लोगों को रीजन बता दे रहा हूँ एकदम बहुत बढ़िया से। अब देखिए क्या है, क्योंकि नीचे पूरा पानी का क्षेत्र है। देखिए जब धूप क्या होता है, 8 बजे से क्या सूर्योदय होता है, 12 बजे तक जाके क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, बहुत तगड़ा धूप हो जाता है। जब धूप होगा तो श्योर की बात है, बात है जब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे जब कड़कड़ा के धूप होगा, जब क्या होगा, कड़कड़ा के क्या होगा, धूप होगा, तो क्या होगा, पानी की कमी होगी। क्या होगी, पानी की कमी होगी, क्योंकि पानी क्या होता है, वाष्प बन जाता है। पानी क्या होता है, वाष्प बन जाता है। तो उस जब वाष्प बन जाएगा तो क्या होगा, जब वाष्प जब बन के उड़ जाएगा, पानी की पूर्ति के लिए क्या होता है, पानी की पूर्ति के लिए, जल की पूर्ति के लिए क्या होगा, वो क्या करेगा, फिर क्या करेगा, समुद्र से क्या करेगा, जल को क्या करेगा, उठाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, बरसा देगा।
कहाँ पे, विषुवतीय रेखा पर। इसीलिए क्या होता है 2 बजे के 4 बजे के बीच में क्या होता है, देखें थोड़ा थोड़ा नमी मौसम हो जाता है और बारिश यहाँ पे डेली हो जाती है। 2 से 4 बजे के बीच में क्या हो जाएगी, डेली बारिश होगी। समझ में आ रहा है। और मैंने विषुवतीय रेखा पर प्राकृतिक वातावरण के बारे में मैंने बताया, डेली क्या होती है 2 से 4 बजे के बीच में बारिश होगी। समझ में आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे पेड़ के पत्ते क्या होंगे, पेड़ क्या होंगे, पेड़ के बारे में, पेड़ तने क्या होंगे इस पेड़ के, पतले, पतले मजबूत, क्या होंगे, पतले और मजबूत होंगे। पत्तियां मजबूत, पत्तियां क्या होंगी, लंबी होंगी। बड़े बड़े पत्तियां होती हैं। समझ में आ रहा है। पत्तियां क्या होंगी, लंबी होंगी। पत्तियां क्या होंगी, बहुत ही लंबी होंगी। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको और बताता हूँ, तने के बारे में बताया, पत्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। मैंने बताया तने क्या होंगे, मजबूत, लंबे तने होते हैं, मजबूत और क्या होंगे, लंबे होंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे बहुत ही जंगल पाया, जंगल क्या होता है, घनाघोर जंगल होता है। आई बात समझ में। क्या होता है, घनाघोर जंगल होता है। पानी की यहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। जब पानी की जब कमी नहीं रहेगी, जड़ें तो सूर्य मजबूत होंगे। और धूप से लेकर कंपटीशन होता है, तो धूप से लेकर पेड़ क्या होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं। और पेड़ की पत्तियाँ क्या होती हैं, बहुत ही चौड़ी हो जाती हैं। आई बात समझ में। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया, बताया। समझ में आया। अब मैं आप लोगों को और बता दूँ, यहाँ पे पेड़ क्या होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, जंगल इलाका होता है। समझ में आ रहा है। ज़्यादा क्या होता है, जंगल इलाका होता है, जंगली जंगली क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, पीएससी से भी क्वेश्चन पूछा था ना। इस रेखा पे क्या होते हैं, पेड़ की पत्तियाँ ज़्यादा लंबी होती हैं, चौड़ी होती है, पेड़ क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ पे होंगे, विषुवतीय रेखा पर। अब एक चीज़ और मैं बता, कहाँ की पत्तियाँ काटीली होंगी, पेड़ की जड़ें लंबे लंबे होते हैं, पेड़ की जड़ें लंबे लंबे होते हैं। जहाँ पे पानी का, जहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी रहती है, जहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो जब जहाँ पे पानी की जब कमी रहेगी, पेड़ की जड़ें सूर्य क्या होगा, बहुत ही लंबे होंगे। पेड़ की जड़ें क्या होती हैं, लंबे लंबे होते हैं। आप किसी रेत पर उगी पेड़ को उखाड़िए, देखिए वहाँ पे जड़ें क्या होती है, बहुत लंबे लंबे होते हैं। पेड़ क्या होती है, छोटी होती है, और पत्तियाँ क्या होती है, कांटेदार हो जाती है। ये वातावरण के अनुकूल होती है। समझ में आ रहा है। ये वातावरण के अनुकूल होता है। तो जहाँ पे सूर्य से बात है, जहाँ पानी की कमी रहेगी, धूप रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर पानी की जहाँ कमी रहेगी, वहाँ पे पेड़ की पत्तियाँ क्या होती हैं, कांटेदार हो जाती हैं। क्या होती हैं, कांटेदार। जड़ें क्या होती है, लंबी लंबी होती हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे बताऊँगा। ये मेरा क्या हो गया, मैंने यहाँ तक आप लोगों क्लास में क्या किया, चर्चा किया। अब इस क्लास को यहीं पे मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है। यहाँ इस क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ वास्तु का बनना। ज़्यादा क्या होता है, वास्तु बनता है, वास्तु का बनना। अब मैं इस क्लास में यही समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलूंगा, बहुत अच्छी तरीके से महाद्वीप के बारे में बताऊँगा, प्रायद्वीप के बारे में बताऊँगा, अंतर्द्वीप के बारे में बताऊँगा। ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँ, कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं, इस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। मैं आप लोगों को द्वीप के बारे में बता दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है। द्वीप क्या होता है, जैसे जल से घिरा हुआ कुछ छोटा सा बहुत क्षेत्र होता है, चारों ओर जल होता है, बीच में क्या होता है, कुछ जगह होती है, छोटा सा बहुत छोटी सी जगह होती है, उसको हम कहते हैं द्वीप। समझ में आ रहा है। अब कभी कभी पूछिए महाद्वीप क्या होता है, तो द्वीप से कुछ क्या होती है, बड़ी होती है। ये मालूम, ये क्या आ गया, द्वीप हो गया। चारों तरफ क्या है, जल है, चारों तरफ क्या है, जल। और ये क्या है, द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, जल से घिरा हुआ क्षेत्र होगा, लेकिन क्या वो बहुत छोटा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप। महाद्वीप क्या, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। महाद्वीप क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये पूरा जल से घिरा हुआ है, ये पूरा क्या है, जल से घिरा हुआ है, इसको हम कहेंगे महाद्वीप। महाद्वीप थोड़ा बड़ा होगा, चारों ओर से घिरा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। अब प्रायद्वीप क्या होता है, और अंतराद्वीप, ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा है। क्या हो,
तीन ओर से क्या है, जल से घिरा है, एक साइड, दो साइड और तीन साइड। समझ में आ रहा? जिसको हम कहेंगे प्रायद्वीप। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। अगर तीनों ओर से घिरा है और क्षेत्र क्या बहुत ही छोटा है, तीनों ओर से घिरा है लेकिन वो क्या है, बहुत ही छोटा जल से जो घिरा हुआ है, उसको हम कहेंगे आंतराद्वीप। आई बात समझ? ये सब चीज़ों के बारे में आगे आप लोगों को बताऊंगा फिर दोबारा। यहाँ से इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।